हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 तक डिस्कस कर लिया था और इस क्लास में हम आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या कहता है आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21? सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 रीड्स, No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ओके, सो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सो क्या मतलब है इस बात का? इसका पहला मीनिंग है कि देश की सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दे सकती। यानी कि देश की सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं मार सकती। इसका दूसरा मतलब ये है कि देश की जो सरकार है, यानी कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। यानी कि सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकती। सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को कैद नहीं कर सकती। अब इसका तीसरा मीनिंग ये है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मार सकता। ओके, सो इसका तीसरा मीनिंग क्या है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मार सकता। और इसका चौथा मीनिंग ये है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। यानी कि उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कैद नहीं कर सकता, उसका अपहरण नहीं कर सकता। ये है चार अर्थ अनुच्छेद 21 या फिर आर्टिकल 21 के। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ना तो मार सकता है और ना ही उससे उसकी दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, देश की सरकार जो है, यदि देश की सरकार किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहती है, ओके, यदि देश की सरकार किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहती है, देश की सरकार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही मृत्यु दंड दे सकती है। उसके अलावा यदि देश की सरकार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना चाहती है, देश की सरकार ऐसा सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कर सकती है। यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही कर सकती है। क्या मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का? इसका मतलब है कि जो प्रक्रिया विधि ने स्थापित की है, जिस प्रोसेस को लॉ ने एस्टेब्लिश किया है, यानी कि जो विधि के शब्द हैं, यानी कि यदि देश की सरकार किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहती है तो उसको विधि में लिखे हुए शब्दों के अनुसार ही व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा। सरकार मनमाने तरीके से किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकती। सरकार को विधि में लिखे हुए शब्दों के अनुसार, यानी कि जो प्रक्रिया विधि ने बताई है, सिर्फ उस प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा, अन्यथा सरकार व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दे सकती। बिल्कुल उसी प्रकार यदि सरकार किसी व्यक्ति को जेल में डालना चाहती है या फिर सरकार किसी व्यक्ति को कैद करना चाहती है, तो सरकार ये सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही कर सकती है। यानी कि जो विधि में शब्द लिखे हैं, जो विधि में प्रक्रिया दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रक्रिया के अनुसार ही सरकार किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है, अन्यथा सरकार किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकती। इट मीन्स इट गारंटीज टू ऑल इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि इसका मतलब है कि यह सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यानी कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, भले ही वो भारत के नागरिक हों या गैर नागरिक हों। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, जैसे कि अनुच्छेद 19 जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए था,
लेकिन अनुच्छेद 21 नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। यानी कि भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 उन सभी व्यक्तियों के लिए है। यानी कि भारत के सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्राप्त है। नाउ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 21 doesn't merely provide for right to life, but it provides for right to dignified life। मतलब कि अनुच्छेद 21 मतलब कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 केवल जीवन का अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। सो क्या मतलब है डिग्निफाइड लाइफ या गरिमापूर्ण जीवन से? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सबरीमाला केस के बारे में बताया था, सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि स्त्रियों को सिर्फ इस आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया था कि आप अपवित्र हैं। तो यदि आप किसी को अपवित्र घोषित करते हो तो आप एक तरह से उसके जीवन से गरिमा को छीन रहे हो, यानी कि आपने उसके जीवन से गरिमा को खत्म कर दिया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि जीवन में गरिमा नहीं है तो वो जीवन वास्तव में जीवन है ही नहीं। यानी कि जीवन का अधिकार वास्तव में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। राइट टू लाइफ इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि जीवन में गरिमा का होना बहुत आवश्यक है। ओके, सो इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला केस में जो प्रैक्टिस थी, जो मंदिर की प्रथा थी कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसको अवैध घोषित कर दिया था और फिर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। सो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 केवल जीवन का अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 केवल जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। अब फ्रेंड्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स इवेंचुअली रिवॉल्व अराउंड आर्टिकल 21। मतलब सभी मौलिक अधिकार अंततः अनुच्छेद 21 के चारों ओर घूमते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? इट मीन्स दैट ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट राइट टू लाइफ। यानी कि जीवन के अधिकार के बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हैं या व्यर्थ हैं। ओके, क्या कह रहा हूं मैं कि सभी मौलिक अधिकार अंततः अनुच्छेद 21 के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि जीवन के अधिकार के बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार व्यर्थ हैं या निरर्थक हैं। क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूँ। मान के चलिए आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में हमको कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि देश में जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलेगी तो सरकारी नौकरियों में देश के हर नागरिक को अवसर की समानता दी जाएगी। जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी, सभी सरकारी नौकरियों में देश के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता दी जाएगी, यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए देश में कोई सरकारी नौकरी निकलती है और आप अवसर की समानता का प्रयोग करते हुए उस सरकारी नौकरी को पा भी लेते हैं। अब आप सरकारी नौकरी पर हैं, यानी कि देश की संविधान आपको अनुच्छेद 16 दे रहा है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि यदि आपके पास अनुच्छेद 16 तो है, लेकिन आपके पास अनुच्छेद 21 नहीं है, यानी कि आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है, यानी कि आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या देश की सरकार जब चाहे तब आपको मार सकती है। तो यदि आपके पास अनुच्छेद 21 नहीं है, आपके पास आर्टिकल 21 नहीं है, यानी कि यदि आपके पास जीवन का अधिकार नहीं है, तो इस बात का क्या अर्थ है कि आपकी लाइफ की, आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। देश की सरकार या कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब आकर आपको मार सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। अब मान के चलिए आपके पास अनुच्छेद 16 था, लेकिन आपके पास अनुच्छेद 21 नहीं था, तो आपने सरकारी नौकरी तो पा ली, लेकिन एक दिन कोई व्यक्ति आया और उसने आपको मार दिया। तो जब आप मर गए तो आपके पास अब जीवन ही नहीं है, और यदि अब आपके पास जीवन नहीं है तो आप उस सरकारी नौकरी का क्या करेंगे?
फ्रेंड्स, जिंदगी सबसे कीमती चीज है। लाइफ इज प्रीसियस। जब तक आपके पास जीवन है तभी तक ये संसार आपके सामने है, तभी तक सारे रिश्ते नाते आपके सामने हैं, तभी तक हर चीज आपके सामने है। और जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके लिए उसी दिन सारा संसार खत्म हो जाता है। यानी कि आपके लिए सरकारी नौकरी की वैल्यू कब तक है? जब तक आपके पास जीवन है। लेकिन जब आपके पास जीवन ही नहीं रहेगा तब सरकारी नौकरी का क्या करेंगे? आप समानता का क्या करेंगे? आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करेंगे? आप इन सब चीजों का इस्तेमाल तो तब कर सकते हैं जब आप जीवित हों। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अधिकार है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन के अधिकार के बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हैं, यानी कि अन्य सभी मौलिक अधिकार व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि यदि जीवन ही नहीं है, यदि आप जीवित ही नहीं है, तो आप अन्य मौलिक अधिकारों को कैसे एंजॉय करेंगे, उनको कैसे उपयोग करेंगे? अब फ्रेंड्स, व्हाट इज द एम ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? यानी कि जितने भी अन्य मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सबका उद्देश्य क्या है? उन सब का उद्देश्य है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। अन्य सभी मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस करना, लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करना। जैसे कि आर्टिकल 14 आपको क्या देता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो यदि यानी कि आर्टिकल 14 आपको समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है। तो यदि आपके पास समाज में समानता का अधिकार है तो इससे क्या होता है? इससे आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है, आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है, उसमें वृद्धि होती है। बिल्कुल उसी प्रकार आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी होगी तो उसमें देश के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। तो यदि कोई सरकारी नौकरी आती है और यदि आप अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए उस सरकारी नौकरी को पा लेते हैं तो इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने, तो इससे अंततः होता क्या है? लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज होती है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इस बात का सार ये है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं और जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो मौलिक अधिकारों के बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही पढ़ेंगे। तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करना। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि आर्टिकल 21 इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 की आधारशिला माना जाता है। तो भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, और भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो संविधान का भाग 3 है एवं भाग 4 है, उसकी आधारशिला अनुच्छेद 21 को माना जाता है, या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद 21 को माना जाता है। बैकबोन, आधारशिला, रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सभी फंडामेंटल राइट्स का, सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अंततः उद्देश्य क्या है कि वो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करें। वो सभी अनुच्छेद 21 के चारों ओर घूम रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि वो अनुच्छेद 21 को और अच्छा बना सकें, वो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें। यानी कि अनुच्छेद 21 क्या है? वो भाग 3 और भाग 4 की आधारशिला है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? आर्टिकल 21 इज नॉट अ सिंगल राइट बट अ कंपोजिट राइट, यानी कि अनुच्छेद 21 एक अधिकार नहीं है बल्कि एक संयुक्त अधिकार है। तो संयुक्त अधिकार से मतलब क्या है कि आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 एक अकेला अधिकार नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारे अधिकार जुड़े हुए हैं। जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास यदि आश्रय नहीं है,
यानी कि शेल्टर नहीं है। शेल्टर यानी कि आपके पास कोई घर नहीं है, कोई कमरा नहीं है रहने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति ठंड से मर सकता है। बरसात में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत अधिक गर्मी पड़ने से भी ऐसा व्यक्ति मर सकता है। और कोई मान के चलिए आपके पास कोई घर नहीं है, आपके पास कोई मकान नहीं है, आप सो रहे हैं रोड पर और कोई जानवर आकर आप पर हमला कर दे और इस तरह से वो आपके जीवन का अंत कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या पाया कि यदि किसी व्यक्ति के पास आश्रय नहीं है, यानी कि शेल्टर नहीं है, यानी कि कोई मकान नहीं है, कमरा नहीं है, तो इस बात का ये अर्थ है कि उसका जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं है। और यदि उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, यानी कि उसको सही से अनुच्छेद 21 नहीं मिला है, उसको सही से जीवन का अधिकार नहीं मिला है। तो यदि किसी व्यक्ति को सही से जीवन का अधिकार दिया जाना है तो उसको आश्रय भी दिया जाना है। ओके, तो आश्रय का अधिकार जो है वो भी जीवन का अधिकार है, यानी कि राइट टू शेल्टर इज राइट टू लाइफ। क्योंकि जब आपके पास कोई आश्रय है, आपके पास जब कोई शेल्टर है, तभी आपका जीवन सुरक्षित है। तो संयुक्त अधिकार का मतलब है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, यानी कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जो अनुच्छेद 21 है वो एक अकेला अधिकार नहीं है, बल्कि बहुत सारे अधिकार हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब वो कौन से अधिकार हैं, तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। डेफिनेटली किसी ने बहुत सही बोला है कि वास्तव में एक मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? शिक्षा बनाती है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं आपकी क्या स्थिति हो सकती है। तो ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसको कम से कम प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से राइट टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का अधिकार। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य तो सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है, और यदि स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो जीवन की हानि का खतरा भी लगा रहता है। इसलिए श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल उसी प्रकार से राइट टू शेल्टर, यानी कि आश्रय का अधिकार मैंने अभी आपको समझाया। फिर आता है राइट टू करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का अधिकार। फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार वास्तव में बहुत खतरनाक होता है। भ्रष्टाचार उस दीमक की तरह होता है जो पल भर में पूरी की पूरी लकड़ी को या गेट को खा सकता है। तो भ्रष्टाचार यदि एक बार देश में लग गया तो वो देश के लिए बहुत अधिक घातक हो सकता है। इसलिए आपके पास एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना चाहिए। तो अगली बार यदि आप किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार करते हुए देखें, रिश्वत लेते हुए देखें, तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं कि इस अधिकारी ने मेरे जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का अधिकार वास्तव में जीवन का अधिकार है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। तो भ्रष्टाचार वास्तव में सबसे खतरनाक बीमारी है जो जब किसी देश को लग जाती है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का अधिकार जीवन का अधिकार है। उसके बाद आता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो डेफिनेटली यदि कोई आपके पर्यावरण को दूषित कर रहा है तो आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाके उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन का अधिकार है। यदि पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो जीवन अच्छा कैसे होगा? बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेंड्स, राइट टू रेपुटेशन या प्रतिष्ठा का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। राइट टू रेपुटेशन या प्रतिष्ठा के अधिकार से क्या मतलब है? राइट टू रेपुटेशन का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ ऐसा कह देता है जिससे आपकी मान हानि हो जाए, जिससे आपके चरित्र पर कोई लांछन लग जाए। तो यदि कोई ऐसा करता है तो आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाके उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार क्या होता है? यानी कि हम सभी के पास ये अधिकार है कि कोई हमारी निजता में, कोई हमारी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता। जैसे कि अनावश्यक रूप से या मनमाने तरीके से देश की सरकार को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आपके घर में कैमरे लगवा दे और वो आपकी हरकतों पर नजर रखे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये वास्तव में आपके जीवन के अधिकार के खिलाफ है। ओके, यदि देश की सरकार आपके घर में कैमरे लगाना चाहे तो वो सिर्फ देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के आधार पर लगा सकती है, यानी कि सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री के आधार पर लगा सकती है। इसके अलावा देश की सरकार को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आपकी निजता में दखल दे सके। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, यानी कि क्रूर सजा के खिलाफ अधिकार।
तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराधी भी है तो भी सरकार उसको क्रूर सजा नहीं दे सकती। अब क्रूर सजा क्या हो सकती है, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मध्यकालीन समय में यानी कि मेडिवल टाइम में एक सुल्तान हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतिहास में मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके टाइम पर किस टाइप के पनिशमेंट्स थे मैं आपको बताता हूँ। तो यदि मान के चलिए किसी ने कोई अपराध किया है, जैसे मान के चलिए किसी ने यदि किसी का कत्ल किया है या डकैती की है, तो किस प्रकार का उसको दंड दिया जाता था। तो कोई भी मेटल जैसे कि लोहा हो गया या फिर कोई और मेटल, तो किसी भी मेटल को पिघला के, ज़्यादातर लोहा ही होता था, तो लोहे को सबसे पहले पिघलाया जाता था। और आप खुद जानते हैं कि मेटल्स का जो यानी कि जो धातु होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हाई होता है, यानी कितनी ज़्यादा हीट पर मेटल्स मेल्ट करते हैं, कितनी ज़्यादा ऊष्मा, कितनी ज़्यादा हीट लेने के बाद जो मेटल्स हैं यानी कि धातु हैं वो पिघलते हैं। तो सबसे पहले धातुओं को पिघलाया जाता था, उसके बाद जो क्रिमिनल है यानी कि जो अपराधी है उसको इस बात के लिए फोर्स किया जाता था, यानी कि उसको जबरदस्ती उस पूरे के पूरे धातु को पिला दिया जाता था। अब आप सोचिए, जब 1000 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले धातु को कोई व्यक्ति पिएगा तो उसका क्या हाल होगा। तो इससे उसके शरीर के सारे अंग जल जाते थे और उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस प्रकार के पनिशमेंट को कहते हैं क्रूर सजा या क्रूअल पनिशमेंट। एक और बहुत फेमस क्रूर सजा थी उस समय पे, जैसे कि जो भैंस होती है यानी कि बफेलो होती है, उसकी चमड़ी को निकाला जाता था और किसी व्यक्ति को धूप में खड़ा करके उस व्यक्ति के चारों ओर भैंस की चमड़ी को लपेट दिया जाता था। तो जब धूप पड़ती थी तो जो चमड़ी थी भैंस की वो सिकुड़ती थी और सिकुड़ने के साथ साथ वो व्यक्ति भी उस चमड़ी के अंदर दब के मर जाता था। तो इस प्रकार की सजाओं को क्रूर सजा कहते हैं। तो भले ही कोई व्यक्ति अपराधी भी क्यों ना हो, तो भले ही वो अपराधी है लेकिन है तो वो मनुष्य ही, तो उसको सजा ऐसी दो जो मनुष्य को दी जाती है। जानवरों को भी ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए वास्तव में। ओके, इसलिए हमारे पास ये मौलिक अधिकार है कि हमें क्रूर सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद आता है राइट टू लिवलीहुड यानी कि आजीविका का अधिकार। डेफिनेटली हर किसी को अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी आजीविका कमाए और अपने जीवन का निर्वहन करे। उसके बाद आता है राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। फ्रेंड्स, डेफिनेटली यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार जीवन का अधिकार है। उसके बाद आता है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड यानी कि विदेश यात्रा का अधिकार। फ्रेंड्स, डेफिनेटली हमको एक ही जीवन मिला है, हमें ये मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम पूरी दुनिया को घूमें और हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें कि इस दुनिया में क्या क्या है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो जब तक उचित कारण नहीं है तब तक सरकार भी हमें विदेश यात्रा करने से नहीं रोक सकती। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए विदेश यात्रा करने के लिए। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट कस्टोडियन हरासमेंट यानी कि हिरासत में शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इस बात का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में या अपने आस पड़ोस में भी सुना होगा कि जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है तो पुलिस पूछताछ के नाम पर उस व्यक्ति के साथ अब्यूज़ करती है, यानी कि उसको गालियां सुनाती है। और गालियां तो कुछ भी नहीं है, उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और कई बार तो व्यक्तियों के जीवन पर बात आ जाती है, इतनी बुरी तरह से मारा जाता है। तो वास्तव में हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हिरासत में जब वो व्यक्ति हो तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है राइट टू स्लीप यानी कि शयन का अधिकार या फिर सोने का अधिकार। तो डेफिनेटली एक जाहिर सी बात है कि यदि आपको सोने ना दिया जाए, यदि आपसे बोला जाए कि आप 6 दिन 7 दिन ना सो, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो आपकी क्या हालत होगी। और यदि आपको लंबे समय तक ना सोने दिया जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। और यदि कोई व्यक्ति एक दिन नहीं सोता है तो अगले दिन उसकी हालत वैसे ही बहुत खराब हो जाती है। इसलिए सोने का अधिकार जीवन का अधिकार है। तो यदि अगली बार कोई व्यक्ति आपको सोने से रोकता है तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत या बिजली का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। अब फ्रेंड्स, ये लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें जो अधिकार दिए हुए हैं वो बहुत सिंपल हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा का अधिकार, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, और इनमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ खास है भी नहीं। तो इस लिस्ट को जब मैं आपको नोट्स दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मैं इस लिस्ट को उस नोट्स में मेंशन कर दूंगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको इनको याद नहीं करना है हर चीज़ को, आपको सिर्फ 2-3 बार इनको पढ़ना है और पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज़ को रटना नहीं है, सिर्फ आपको 1-2 बार पढ़ना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के राइट्स को इंक्लूड किया गया है। अब फ्रेंड्स,
मैंने आप लोगों से शुरुआत में जब अनुच्छेद 21 को पढ़ के सुनाया था तो मैंने कहा था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ के सुनाया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ओके, सो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। सो अब मैं आपको इस बात को डिटेल में समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, यानी कि इस अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। सो इस अवधारणा को कहाँ बनाया गया था? सो इस अवधारणा को इंग्लैंड में बनाया गया था। अब फ्रेंड्स, ये अवधारणा क्या है? सो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी द कोर्ट विल एग्जामिन वेदर, यानी कि जब किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो न्यायालय इस बात की जांच करता है कि, तो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है कि यदि जब सरकार किसी व्यक्ति को किसी अपराध, किसी जुर्म के लिए उसको गिरफ्तार करती है या फिर उसको मृत्युदंड सुनाती है तो न्यायालय किस बात की जांच करेगा? ओके, तो इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति है पप्पू नाम का। अब ये जो पप्पू है वो अपने मित्र से किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैट कर रहा है। अब इसके मित्र ने पप्पू से पूछा कि क्या मैं आपको खूबसूरत लगता हूँ, आप अपनी टिप्पणी दें। तो पप्पू ने इस पर जवाब दिया कि नहीं जनाब, आप खूबसूरत नहीं हैं एवं आप मुझे बहुत बदसूरत लगते हैं। सो पप्पू ने क्या किया? पप्पू ने तो वास्तव में अपना फेयर ओपिनियन दिया, यानी कि जो उसके मन में था, जो उसको लगता था उसने बोला, और उसने खुद से भी नहीं बोला, जब मित्र ने पूछा तब उसने बोला। तो उसने क्या बोला कि आप बदसूरत लगते हैं, और ये बात उसके मित्र को हर्ट कर गई। यानी उसके मित्र ने क्या किया? उसके मित्र ने पप्पू के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी, यानी कि पप्पू के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी, और पुलिस ने क्या किया? पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने का मतलब क्या है कि पप्पू को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। तो जब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, यानी कि उसको या तो मृत्युदंड दे दिया जाए या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, यानी कि उसको गिरफ्तार किया गया हो, तो न्यायालय इस बात की जांच करता है। तो किस बात की जांच करता है न्यायालय, ये हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या किया गया था कि जो पप्पू था, पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और पप्पू का जुर्म क्या था कि उसने किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, यानी कि अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड को ये मैसेज कर दिया था कि आप बहुत बदसूरत हैं। ओके, तो अब न्यायालय किस बात की जांच करेगा? वेदर देयर इज अ लॉ इन एग्जिस्टेंस विच एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव टू डिप्राइव एनी इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि क्या कोई कानून अस्तित्व में है जो कार्यकारिणी को किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार देता है? तो क्या मतलब हुआ इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस उदाहरण में पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? पप्पू से उसकी दैहिक स्वतंत्रता छीन ली गई, अब पप्पू स्वतंत्र नहीं है। ओके, सो अब न्यायालय इस बात को चेक करेगा कि क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून है जो पुलिस को इस बात की शक्ति देता है कि पुलिस इस अपराध के लिए, जो अपराध पप्पू ने किया है, इस अपराध के लिए पप्पू को जेल में डाल सके या पप्पू को मार सके। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून है? तो सबसे पहली बात तो न्यायालय इस बात को चेक करेगा कि क्या वास्तव में कोई कानून है या नहीं है। अब जब न्यायालय ने इस बात को चेक किया और मान के चलिए कोई कानून नहीं है, और यदि ऐसा कोई कानून नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा कि पुलिस के इस कार्रवाई को अवैध घोषित कर देगा, यानी कि पुलिस के इस एक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा और पप्पू को जेल से बरी कर देगा, रिहा कर देगा। लेकिन यदि ऐसा कानून निकलता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और अब कोर्ट क्या करेगा? अब दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। तो यदि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अभी कोर्ट पप्पू को नहीं छोड़ेगा, और अब कोर्ट क्या करेगा? दूसरी कंडीशन चेक करेगा। सो दूसरी कंडीशन क्या है? वेदर इट वॉज पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और नॉट, यानी कि क्या यह कानून एक सक्षम अधिकारी या संस्था द्वारा पारित किया गया था या नहीं।
तो क्या मतलब है इस बात का? तो सक्षम अधिकारी या संस्था का क्या मतलब है? तो जैसे कि हमारे देश में विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो जैसे देश की संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ। बिल्कुल उसी प्रकार से जो राज्य की विधानसभाएं हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको भी लॉ बनाने का अधिकार प्राप्त है। ओके, तो ये जो है ये विधि बनाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, यानी कि ये कानून बनाने के लिए सक्षम संस्थाएं हैं। तो अब न्यायालय ये चेक करेगा कि क्या जो विधि बनाई गई है, तो क्या विधि एक सक्षम संस्था द्वारा बनाई गई है या नहीं, या किसी ने भी आके विधि बना दी है। तो अब न्यायालय ये चेक करेगा कि ये विधि किसने बनाई है और क्या संविधान उस संस्था को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है या नहीं। उसके बाद यदि मान के चलिए ए पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये जो विधि बनाई गई थी ये किसी सक्षम संस्था ने बनाई थी, यानी कि उस संस्था के पास ये शक्ति थी कि वो विधि बना सकती है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि दूसरी कंडीशन भी पूर्ण हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अब कोर्ट तीसरी कंडीशन चेक करेगा। सो तीसरी कंडीशन है कि वेदर दिस अथॉरिटी फॉलोड द प्रोसीजर करेक्टली व्हाइल मेकिंग द लॉ और नॉट, यानी कि क्या इस प्राधिकरण ने या फिर इस संस्था ने कानून बनाते समय प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया था। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है जैसे कि यदि कोई साधारण कानून पारित किया जाना है, कोई साधारण विधि को बनाया जाना है, तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का बहुमत, यानी कि मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो न्यायालय चेक करेगा कि क्या वास्तव में इस बहुमत से ही विधि को पारित किया गया था या कुछ कम बहुमत से इसको पारित किया गया था। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो न्यायालय इस बात को जांचेगा कि क्या इस संस्था ने, क्या इस अथॉरिटी ने हर चीज को, हर प्रक्रिया को सही ढंग से पालन किया या नहीं जब उसने विधि बनाई। मान के चलिए फ्रेंड्स, न्यायालय ने यह पाया कि जब इस संस्था ने विधि बनाई उस समय इस संस्था ने हर प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया था। तो अब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि तीसरी कंडीशन भी सही निकली। और जब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो अब न्यायालय पप्पू को नहीं छोड़ सकता, और अब ये बात पक्की है कि पप्पू को जेल में रहना पड़ेगा। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि कोर्ट कैन नॉट एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ द लॉ। कोर्ट कानून की निष्पक्षता की जांच नहीं कर सकता। इसमें कोर्ट ने क्या चेक किया? यदि पप्पू को गिरफ्तार किया गया था तो न्यायालय ने इस बात को चेक किया कि वास्तव में ऐसी कोई विधि है या नहीं जो पुलिस को ये ताकत देती है कि वो पप्पू को गिरफ्तार करे। उसके बाद न्यायालय ने ये चेक किया कि क्या वास्तव में इस कानून को एक सही संस्था ने बनाया था या नहीं। उसके बाद न्यायालय ने चेक किया कि जब इस संस्था ने इस कानून को बनाया तो उसने सभी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया या नहीं। परंतु न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं की कि वास्तव में विधि निष्पक्ष है या नहीं, वास्तव में विधि गलत तो नहीं है, वास्तव में गलत तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को इस बात पर दंडित किया जाए कि उसने अपने मित्र को बदसूरत बोला है। ओके, और वो भी मित्र के पूछने पर। इसमें मेन बात यह है कि कोर्ट इस बात को चेक नहीं कर सकता कि वास्तव में विधि सही है या नहीं, वास्तव में विधि निष्पक्ष है या नहीं। So friends, this doctrine depends more on the good sense of lawmakers and the strength of public opinion। यानी कि इस सिद्धांत का आधार कानून निर्माताओं की अच्छी समझ और लोकमत की ताकत है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि इस सिद्धांत का जो बेसिक आधार है, जो मेन आधार है, वो ये है कि जो कानून निर्माता है यानी कि जो विधायिका है वो हमेशा अच्छे कानून बनाती है, वो कभी खराब कानून बनाती ही नहीं है। तो जब विधायिका खराब कानून बनाती ही नहीं है तो इस बात को चेक करने की, इस बात को जांचने की आवश्यकता ही नहीं है कि वास्तव में कानून अच्छा है या बुरा है। उसके अलावा देश में लोकमत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि विधायिका यदि कुछ गलत करना भी चाहे तो लोग उसको गलत नहीं करने देंगे। तो ये जो सिद्धांत है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका जो मेन बेसिस है, इसका जो मेन आधार है वो क्या है कि कानून निर्माता हमेशा अच्छी विधि बनाते हैं और देश में लोकमत बहुत अधिक ताकतवर है। सो फ्रेंड्स, द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ओनली अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट लेजिस्लेचर। यानी कि इस प्रकार से केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है और विधायिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ
कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है कि कहीं कार्यपालिका गलत तो नहीं कर रही, लेकिन ये सिद्धांत विधायिका की मनमानी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इस बात की जांच करता ही नहीं है कि क्या वास्तव में विधि सही है या नहीं। अब फ्रेंड्स, हम इस टाइप का एक और प्रिंसिपल देखते हैं, एक और सिद्धांत देखते हैं। उसके बाद आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि सम्यक विधि प्रक्रिया, और इसे विधि की उचित प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो आप इसे सम्यक विधि प्रक्रिया कहें या विधि की उचित प्रक्रिया कहें, एक ही बात है। नाउ फ्रेंड्स, दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन यूएसए, यानी कि इस अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। इस अवधारणा को कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में। अब देखते हैं क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। In due process of law, court will examine all the parameters which it examined under procedure established by law. यानी कि न्यायालय उन सभी मापदंडों की जांच करेगा जिनकी उसने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जांच की थी। क्या मतलब है इस बात का? इस बार भी हम अपने उसी केस को लेते हैं, पप्पू वाला, कि पप्पू ने अपने मित्र को किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह मैसेज कर दिया कि आप बदसूरत हैं, और इस बात पर मित्र ने क्या किया? पप्पू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी, यानी कि एफआईआर दर्ज करा दी, और पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब सबसे पहले न्यायालय सम्यक विधि प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करेगा कि सबसे पहले न्यायालय उन मापदंडों की जांच करेगा जिसकी उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जांच की थी। यानी कि अभी सबसे पहले न्यायालय क्या देखेगा कि क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून है जो पुलिस को ऐसा करने की पावर देता है। उसके बाद न्यायालय ये जांच करेगा कि क्या इस कानून को एक सही संस्था ने बनाया है, यानी कि एक ऐसी संस्था ने बनाया है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद न्यायालय क्या देखेगा कि जब इस संस्था ने कानून बनाया तो वास्तव में इसने सभी प्रोसीजर्स को, यानी कि सभी प्रक्रियाओं को सही ढंग से पालन किया या नहीं। अब मान के चलिए इस बार भी क्या हुआ कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन सही हो गई। यानी कि क्या हुआ कि ऐसा देश में कानून था, उसके अलावा जो कानून था वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया था, यानी कि एक सही संस्था ने बनाया था। उसके बाद संस्था ने जब इस कानून को बनाया तो उस वक्त जब संस्था ने इस कानून को बनाया तो संस्था ने सभी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया था। यानी कि ये तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो अभी तक तो न्यायालय पप्पू को नहीं छोड़ सकता, लेकिन फ्रेंड्स सम्यक विधि प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अब न्यायालय एक मापदंड को और जांचेगा। नाउ कोर्ट विल ऑल्सो चेक वेदर लॉ इटसेल्फ इज फेयर और नॉट, यानी कि कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि विधि स्वयं उचित है या नहीं। यानी कि अब कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या वास्तव में विधि उचित है नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो विधि है, जो कानून है वो ही गलत हो, ऐसा तो नहीं कि जो कानून बनाया गया है वो कानून ही गलत हो, जो कानून बनाया गया है वो कानून निष्पक्ष ना हो, वो कानून देश की जनता के लिए अच्छा ना हो। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं विधायिका ने एक गलत कानून बना दिया हो। तो अब कोर्ट किस बात की जांच करेगा कि कहीं जो कानून है वो सही है या नहीं है। तो डेफिनेटली अब बात ये उठती है कि कोर्ट इस बात की जांच करेगा कैसे कि कानून सही है या नहीं। सो कोर्ट विल चेक द फेयरनेस ऑफ लॉ बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि कोर्ट नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करके कानून की निष्पक्षता की जांच करेगा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इस विधि पर, इस कानून पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करेगा और कोर्ट देखेगा कि क्या वास्तव में ये सिद्धांत नैसर्गिक न्याय की, वास्तव में ये जो कानून है वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। और यदि कानून नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो कोर्ट उस कानून को अवैध घोषित कर देगा और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। और यदि वो कानून नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरता है तो फिर कोर्ट उस कानून को बरकरार रहने देगा। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जब कोर्ट इस बात को चेक करेगा कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि उसने अपने मित्र को बदसूरत कहा, वो भी इस बात पे क्योंकि मित्र ने पूछा था कि क्या वास्तव में मैं खूबसूरत हूं या नहीं। तो पप्पू ने क्या किया? पप्पू ने अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया कि उसने अपना फेयर ओपिनियन दिया, उसने अपनी सही राय दी। तो इस बात के लिए पप्पू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट इस विधि को अवैध घोषित कर देगा और पप्पू को जेल से रिहा कर देगा। अब फ्रेंड्स, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या हैं तो इस लेक्चर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। So friends, this doctrine provides protection against the arbitrary action of executive as well as legislature.
यानी कि यह सिद्धांत कार्यपालिका के साथ साथ विधानमंडल की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। सो डेफिनेटली जो सम्यक विधि प्रक्रिया का सिद्धांत है, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है, वो सबसे पहले तो कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है और उसके बाद विधायिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ भी संरक्षण प्रदान करता है कि यदि विधायिका कोई गलत कानून बनाए तो न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, यानी कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978। सो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रदान करता है। सो जैसे कि जब मैंने आपको अनुच्छेद 21 पढ़ के सुनाया था तो उसमें विधि द्वारा प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। सो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रयोग करने का जिक्र किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डिक्लेयर्ड दैट आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद 21 में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है। सो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि आर्टिकल 21 है, यानी कि जीवन का अधिकार है, उसमें विधि की उचित प्रक्रिया यानी कि सम्यक विधि की प्रक्रिया अपने आप शामिल है, उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है। सो कैसे शामिल है इसमें विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत? सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि यदि विधायिका ने यानी कि लेजिस्लेचर ने कोई खराब लॉ बना दी, कोई बेकार कानून बना दिया, और यदि उस कानून के तहत किसी व्यक्ति से उसका जीवन छीन लिया गया, यानी कि उस कानून के तहत सरकार ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, सो वास्तव में उस व्यक्ति के तो जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो गया। सो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जीवन सबसे कीमती है, किसी भी कीमत में किसी निर्दोष का जीवन नहीं उससे छीना जाना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 21 में विधि की उचित प्रक्रिया शामिल है कि भले ही यदि विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कोई खराब कानून बना दे तो भी इस बात की सजा किसी मासूम को नहीं मिलनी चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को विधायिका द्वारा बनाए हुए खराब कानून के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है कि वो इस चीज की जांच कर सके कि वास्तव में कानून सही है या नहीं, यानी कि अनुच्छेद 21 में विधि की उचित प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला। अब फ्रेंड्स, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला को बताने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। सो एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि मुंबई में एक बहुत ही फेमस नेता का निधन हो गया। ओके, सो मुंबई के, महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, उनका निधन हो गया। और उनका निधन हुआ तो जो उनसे संबंधित राजनीतिक दल था, यानी कि उनसे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने क्या किया कि पूरे महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में मुंबई बंद को डिक्लेयर कर दिया कि मुंबई बंद डिक्लेयर किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन यदि ये हमारा प्राइवेट क्लासरूम होता तो उसमें मैं आपको ज़रूर नाम बताता, लेकिन यहाँ पर आप फोकस करें कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यदि कभी मौका मिलता है आपको प्राइवेट क्लासरूम में पढ़ाने का तो मैं ज़रूर आप लोगों को नाम बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि मुंबई बंद डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक स्कूल की बच्ची ने क्या किया कि फेसबुक पर यह पोस्ट कर दिया कि किसी भी नेता की मृत्यु, किसी भी नेता के निधन पर मुंबई बंद किया जाना उचित नहीं है, यानी कि ये चीज़ सही नहीं है। और उसी की एक फ्रेंड ने क्या किया, उसके पोस्ट को लाइक कर दिया। तो जब ये बात फैली और ये बात पार्टी तक पहुंची तो क्या हुआ कि पुलिस ने इन दोनों बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया। और आप इमेजिन कर सकते हैं वो बच्चियां कितनी छोटी रही होंगी, दोनों ही स्कूल जाने वाली बच्चियां थीं। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वो लगभग 9th 10th क्लास में पढ़ती थी, 8th 9th क्लास में समथिंग। ओके, मतलब अराउंड 9th क्लास में वो पढ़ती थी। तो कितनी छोटी बच्चियां वो रही होंगी जिन्होंने कमेंट पोस्ट किया और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन बाद में जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने यहाँ पर सम्यक विधि प्रक्रिया यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रयोग किया, और इस कानून को गलत बताते हुए क्या किया, उन दोनों बच्चियों को रिहा कर दिया। सो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में पुलिस ने इन दोनों बच्चियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 कैपिटल ए यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का के अनुसार इन दोनों बच्चियों को गिरफ्तार किया था। ओके, सो न्यायालय ने क्या बोला कि यह कानून सही नहीं है, इसलिए इन दोनों बच्चियों को रिहा किया जाता है। ओके, और उसके बाद एक बहुत ही फेमस लॉयर जिनका नाम था श्रेया सिंघल, इन्होंने क्या किया कि एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, यानी कि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को यानी कि सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का को अवैध घोषित कर दिया। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 relating to restrictions on online speech as unconstitutional on grounds of violation of the freedom of speech guaranteed under Article 19 Clause 1 Subclause A of the Indian Constitution. Now what does it mean? So इसका मतलब है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन करने के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। सो क्या मतलब है इस लाइन का? सो ये लाइन थोड़ी सी टेक्निकल है। सो इस लाइन का ये मतलब है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, यानी कि जब श्रेया सिंघल ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये जो कानून है, कौन सा कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 कैपिटल ए, ये जो धारा है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का उल्लंघन करती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि व्यक्ति के मन में जो आ रहा है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन सेक्शन 66 कैपिटल ए यानी कि धारा 66 का क्या कर रही थी, वो इस बात पर प्रतिबंध लगा रही थी, वो इस पर अनुचित प्रतिबंध लगा रही थी, ऑनलाइन भाषण से संबंधित अनुचित प्रतिबंध लगा रही थी। यानी कि धारा 66 का अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का को उल्लंघन कर रही थी, और इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। अब फ्रेंड्स, हमें जान लेते हैं कि वास्तव में सेक्शन 66 कैपिटल ए यानी कि धारा 66 का थी क्या। सो सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ द एक्ट क्रिमिनलाइजेस द सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मीन्स इफ यू आर सेंडिंग अ मैसेज और कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स and that message is found to be offensive, abusive or hurting the sentiments of receiving party, then state can act upon you। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 का एक कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को अपराध घोषित करती थी। ओके, सो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 का क्या करती थी कि एक कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को अपराध घोषित करती थी। सो इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक संदेश या संचार भेज रहे हैं और उस संदेश को यदि आपत्तिजनक, अपमानजनक पाया जाता है या प्राप्त करने वाले पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो राज्य आप पर कार्रवाई कर सकता है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जब मैं आप लोगों को विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पढ़ा रहा था, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक पप्पू का एग्जाम्पल दिया था कि पप्पू ने अपने मित्र को क्या किया, एक संदेश भेजा जिसमें पप्पू ने कहा कि आप बहुत बदसूरत हैं।
ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल बहुत सिली लगा होगा, लेकिन यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल का रेलेवेंस समझ जाएंगे। सो इस एग्जाम्पल का दोबारा प्रयोग करके मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। सो मान के चलिए पप्पू ने क्या किया, पप्पू के मित्र ने पप्पू से पूछा कि भाई एक बात बताए, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो पप्पू ने बोला नहीं, आप बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, आप बहुत बदसूरत हैं। तो अब क्या हुआ, वास्तव में पप्पू ने किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, क्योंकि पप्पू या तो उसको ईमेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, फेसबुक करेगा, क्योंकि वो दोनों चैट कर रहे थे। तो यदि आप इस कानून को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक संदेश या संचार। ओके, सो पप्पू ने क्या किया है, पप्पू ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से, चाहे वो ईमेल पे बात कर रहे हों, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक पे बात कर रहे हों, तो उसने किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मित्र को संदेश भेजा। और वो जो संदेश था वो उसके मित्र के लिए अपमानजनक था। क्यों? क्योंकि उस पप्पू ने क्या बोला था उसमें कि आप बदसूरत हो, लेकिन वास्तव में इसमें पप्पू की गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मित्र ने क्या किया था, मित्र ने खुद पूछा था कि क्या मैं खूबसूरत हूं, तो पप्पू ने तो अपनी राय दी, लेकिन ये जो संदेश था वो मित्र को अपमानजनक लगा। और चूंकि ये संदेश मित्र को अपमानजनक लगा तो मित्र ने पुलिस में एफआईआर की और पुलिस ने पप्पू को अरेस्ट कर लिया। तो इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस बात से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेक्शन 66 कैपिटल ए आईटी एक्ट का ये कहता था कि यदि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजा है, जैसे कि यदि आपने किसी व्यक्ति को ईमेल भेजा, व्हाट्सएप किया, फेसबुक पे मैसेज भेजा या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैसेज भेजा, अब यदि जिस व्यक्ति के पास ये मैसेज पहुंचा है उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो कि ये मैसेज आपत्तिजनक है, ये मैसेज अपमानजनक है, या फिर इस मैसेज से उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, जैसे कि पप्पू के मित्र की भावनाओं को ठेस पहुंचा कि वो बदसूरत है, ओके, तो फिर वो व्यक्ति पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है और पुलिस आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। तो इस बात से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो धारा 66 का थी उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज और मिस इंटरप्रेट किया जा सकता था, यानी कि उसके अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता था और उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता था, कोई भी राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग कर सकता था, सरकार दुरुपयोग कर सकती थी, पुलिस दुरुपयोग कर सकती थी। और यही मेन कारण था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, एम्बिगुअस था, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा सकता था। ओके, सो जिस प्रकार से ये जो दो लड़कियां थी जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो पुलिस ने इन दोनों को सेक्शन 66 कैपिटल ए के तहत ही अरेस्ट किया था, लेकिन वास्तव में उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट किया था फेसबुक पर। ओके, तो उनकी गलती ना होते हुए भी उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि कानून ही खराब था। सो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अवैध घोषित कर दिया। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद आता है सेक्शन 118 कैपिटल ए केरला पुलिस एक्ट, यानी कि धारा 118 का केरल पुलिस अधिनियम। अब फ्रेंड्स ये जो एक्चुअल में साउथ इंडिया के किसी न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी, केरला's न्यू 118 कैपिटल ए लॉ इज सेक्शन 66 कैपिटल ए इन न्यू बॉटल। तो ये जो हेडलाइन थी इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये जो न्यूज़पेपर था ये कोई नॉर्थ इंडियन स्टेट का नहीं था, तो मैं जब नेट में सर्फिंग कर रहा था तब मुझे ये आर्टिकल मिला किसी न्यूज़पेपर में जिसमें था कि केरला's न्यू 118 कैपिटल ए लॉ इज सेक्शन 66 कैपिटल ए इन न्यू बॉटल। सो इस बात का ये मतलब है कि जो केरला पुलिस अधिनियम की धारा 118 का है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 का एक नया रूप है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? सो इस बात का ये मतलब हुआ कि जो केरला की सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी है जिसका नाम है धारा 118 के, वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66 का ही एक नया रूप है। सो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सालों पहले ही सेक्शन 66 कैपिटल ए को एक्चुअल में 2015 में, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था वो 2015 में उसका डिसीजन आया था। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 66 कैपिटल ए को बैन किया था और दोबारा एक इस टाइप की लॉ बनाई जा रही है जो बिल्कुल उसी टाइप की लॉ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स क्या कहता है ये एक्ट? So the government of Kerala has introduced section 118 capital A in the Kerala Police Act
टू पेनलाइज ऑफेंसिव, अब्यूसिव एंड थ्रेटनिंग सोशल मीडिया पोस्ट्स। यानी कि केरल सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में धारा 118 का जोड़कर सोशल मीडिया पोस्ट को अपमानजनक और धमकाने वाला पाए जाने पर दंड का प्रावधान किया है। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि आप किसी भी सोशल मीडिया पे, भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा पोस्ट डालते हैं या फिर आप किसी को भी एक ऐसा मैसेज करते हैं जो सामने वाले को, यानी कि जिसके पास ये मैसेज पहुंचा है, उसको ऐसा लगे कि ये मैसेज अपमानजनक है, ये मैसेज मुझको धमकाने वाला है, ये मैसेज कुछ आपत्तिजनक है, तो फिर पुलिस या फिर सरकार आप पर कार्यवाही कर सकती है, सरकार आपको दंड दे सकती है। तो ये जो एक्ट है वो बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जैसा ही है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, लॉ हैज़ ऑलरेडी रिसीव द गवर्नर्स एसेंट, यानी कि राज्यपाल ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सो एक्चुअल में ये जो कानून है ये वहाँ की विधानसभा ने पारित नहीं किया है, ये एक अध्यादेश है, यानी कि एक ऑर्डिनेंस है जिसको राज्यपाल ने पारित किया है। सो जो कानून विधानसभा पारित करती है उस पर भी राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उस पर भी राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, लेकिन इस कानून को राज्यपाल के एक अध्यादेश द्वारा बनाया गया है, यानी कि एक ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया गया है। और चूंकि ये लॉ जो है वो सेक्शन 66 कैपिटल ए की जैसी ही है बिल्कुल दिखने में, इसलिए बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो इस लॉ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, यानी कि इस लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि इस लॉ की आलोचना कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये कानून सही नहीं है, ये कानून गलत है। अब इस कानून में दंड का क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें पनिशमेंट कितना है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और विथ बोथ, यानी कि 3 वर्षों तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों। यानी कि यदि आप इस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं और आपका दोष सिद्ध हो जाता है तो या तो आपको 3 वर्षों तक का कारावास दिया जा सकता है, यानी कि 3 वर्ष है उससे कम का कारावास, तो अधिकतम सजा है 3 वर्ष का कारावास, या फिर आप पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर आप पर दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं, कि यानी कि आपको 3 वर्ष की सजा भी दी जा सकती है, कारावास भी दिया जा सकता है और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, ये जो कानून है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 कैपिटल ए यानी कि धारा 66 का को अवैध घोषित किया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 का को अवैध घोषित किया था, और अब केरल की सरकार एक नया ऐसा कानून लेकर आई है जो कि बिल्कुल धारा 66 का के जैसा ही दिखता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, और मेरे ख्याल से ये मतलब इसको मैंने एक ऐसे, ये जो आर्टिकल है ये मुझे एक ऐसे न्यूज़पेपर में मिला था जो कि साउथ इंडियन न्यूज़पेपर है। सो ये आर्टिकल मेरे ख्याल से किसी नॉर्थ इंडियन न्यूज़पेपर में मुझे नहीं मिला था, और यदि आपको ये नॉर्थ इंडियन न्यूज़पेपर में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसके बारे में अपडेटेड रखने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? सो फ्रेंड्स, दे एंश्योर द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एवरी एक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय जस्टिफाइड रीजन, यानी कि वे सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानी शक्तियों का अभाव हो एवं हर कार्य के लिए एक उचित कारण दिया जाए। सो जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, वो इस बात की गारंटी लेते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, उसमें मनमानी शक्तियों का अभाव हो। यानी कि भले ही वो देश की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या फिर वो देश की न्यायपालिका हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, यानी कि देश में कोई भी अपनी मनमानी शक्ति, अपनी मनमानी ना कर पाए। ओके, सो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें मनमानी शक्तियों का अभाव ना हो। जो देश की लेजिस्लेचर है, यानी कि देश का जो विधानमंडल है, यानी कि संसद है, वो अपनी मनमानी ना कर पाए, न्यायपालिका भी अपनी मनमानी ना कर पाए, कार्यपालिका भी अपनी मनमानी ना कर पाए, यानी कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें मनमानी शक्तियों का अभाव हो।
उसके बाद हर कार्य के लिए एक उचित कारण दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मान के चलिए देश की कार्यपालिका कुछ काम करती है तो वो अपनी मनमाने तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकती। जैसे मान के चलिए यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है तो पुलिस बिना कारण दिए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस को कारण बताना होगा कि पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। ओके, सो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि मतलब जो हर कार्य है उसके लिए उचित कारण दिया जाना चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। पुलिस आपको बिना किसी बात के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए एक उचित कारण बताना होगा। अब फ्रेंड्स, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, ये एक्चुअल में 3 सिद्धांत हैं, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति है पप्पू नाम का। पप्पू पर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने किसी का कत्ल किया है। तो अब जब पप्पू को अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने पप्पू की बात नहीं सुनी और जज साहब ने क्या किया कि पप्पू को मौत की सज़ा सुना दी, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। लेकिन वास्तव में पप्पू दोषी था ही नहीं, दोषी कोई और व्यक्ति था। ओके, दोषी पप्पू था ही नहीं, दोषी कोई और व्यक्ति था। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी बात रखे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय का ये कर्तव्य था, यानी कि न्यायाधीश का ये कर्तव्य है कि न्यायाधीश सबसे पहले बात सुने अपराधी की कि पप्पू क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पर पप्पू पर किसी की हत्या का आरोप लगा था, तो यहाँ पर न्यायाधीश का एक कर्तव्य है कि सबसे पहले न्यायाधीश पप्पू को उसकी बात रखने का मौका देगा और अच्छे से पप्पू की बात को सुनेगा। तो हो सकता है यदि न्यायाधीश पप्पू की बात को सुने तो पप्पू की बात को सुनने के बाद उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि पप्पू ने किसी का भी कत्ल नहीं किया है और पप्पू सही अपराधी का पता जानता हो। तो इससे क्या होगा कि पप्पू की जिंदगी भी बच जाएगी और जो सही अपराधी है उसको भी दंड मिल जाएगा। ओके, नैसर्गिक न्याय का पहला सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाए। जैसे कि यदि कोई अपराधी जज के सामने पेश किया जाता है तो जज को सबसे पहले उस अपराधी को एक मौका देना चाहिए कि वास्तव में वो कहना क्या चाहता है, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा सिद्धांत कहता है नो मैन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन केस, यानी कि कोई भी आदमी अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्या मतलब है इस बात का? इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए जो लोग हैं संता और बंता। अब संता और बंता में बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो गई और जब इनका जो बात है वो अदालत में पहुंची तो ये डिसाइड किया गया कि जो संता है वो इस केस का, इस मामले का जज है। डेफिनेटली लड़ाई किस किस के बीच में थी? संता और बंता के। और जज कौन है? संता है। संता क्या कहेगा? भले ही संता गलत हो, भले ही लड़ाई संता ने शुरू की हो, लेकिन संता ये कहेगा कि बंता ही गुनहगार है, बंता को दंडित किया जाना चाहिए और संता सही है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सजा तो नहीं देंगे ना। आजकल हरिश्चंद्र कौन होता है वैसे भी। नैसर्गिक न्याय का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी आदमी को अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को आप अपने ही मामले का न्यायाधीश बना देंगे तो वो क्या करेगा? वो अपने ही पक्ष में निर्णय देगा। तो नैसर्गिक न्याय के दूसरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग संता और बंता दोनों ही अपने मामले के जज नहीं बन सकते। किसी तीसरे व्यक्ति को इनके मामले का जज बनाया जाएगा और वो तीसरा व्यक्ति फिर क्या करेगा? निर्णय देगा। अब नैसर्गिक न्याय का तीसरा सिद्धांत या थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अथॉरिटीज शैल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, यानी कि अधिकारी बिना किसी पक्षपात के ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि मैंने संता बंता का आपको एग्जांपल दिया था और एक तीसरा व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश बना था। ये जो तीसरा व्यक्ति है, जो न्यायाधीश है, वो ना संता की तरफ पक्षपात करेगा ना बंता की तरफ पक्षपात करेगा और ना ही वो संता के खिलाफ कोई भेदभाव करेगा ना ही बंता के खिलाफ कोई भेदभाव करेगा और वो ईमानदारी से सारे केस को सुनेगा और निर्णय देगा। यानी कि जो अधिकारी हैं वो बिना किसी पक्षपात के कार्य करेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अब फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, मीन्स दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग जुडिशरी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। अब सार्वभौमिक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि वे न्यायपालिका
निजी व्यक्तियों, अन्य सभी संगठनों समेत प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था पर बाध्यकारी हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं, और सार्वभौमिक हैं मतलब कि ये देश में हर किसी पर बाध्य हैं, ये देश पर हर किसी पर बाध्यकारी हैं। जैसे कि ये न्यायपालिका पर बाध्यकारी हैं, विधायिका पर बाध्यकारी हैं, कार्यपालिका पर बाध्यकारी हैं, देश के हर व्यक्ति पर बाध्यकारी हैं, आप पर भी बाध्यकारी हैं और मुझ पर भी बाध्यकारी हैं। जितने भी देश में संगठन हैं उन सभी संगठनों पर बाध्यकारी हैं। यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, भले ही वो कोई भी हो, भले ही वो राष्ट्रपति हो, भले ही वो कोई भी हो, वो इन सिद्धांतों से परे नहीं है। ये सिद्धांत हर किसी पर बाध्यकारी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इम्प्लिसिटली फाउंड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में निहित हैं। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, वो सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली लिखे नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में निहित हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि नैसर्गिक न्याय का पहला सिद्धांत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर पप्पू का एग्जाम्पल दिया था, तो यदि पप्पू को बिना सुनवाई के, बिना उसकी बात रखे हुए उसको दंडित कर दिया गया और पप्पू को मृत्युदंड दे दिया गया, ओके, इससे क्या हुआ? इससे वास्तव में पप्पू के जीवन के अधिकार का यानी कि अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ, ओके। लेकिन यदि पप्पू की बात सुन ली गई होती, यदि न्यायाधीश ने इस बात को सुन लिया होता कि पप्पू वास्तव में कहना क्या चाहता है और पप्पू ऐसा कुछ बता देता जिससे कि वास्तविक अपराधी का पता चल जाता और न्यायाधीश महोदय को इस बात का यकीन हो जाता कि पप्पू जो है, पप्पू सही कह रहा है और पप्पू जो है वो निर्दोष है, तो पप्पू का जीवन भी बच जाता और उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाता जिसने वास्तव में अपराध किया है, ओके। अनुच्छेद 21 में ये निहित है। इस बात का ये मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के ही दंडित कर दोगे तो हो सकता है कि आप वास्तव में उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर दो। क्यों? क्योंकि यदि आप उसकी बात सुनो तो हो सकता है कि आपको यकीन हो जाए कि वो व्यक्ति निर्दोष है। तो आपको सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, उसकी बात रखने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार यदि मैंने आपको जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था, तो यदि हम नैसर्गिक न्याय का दूसरा सिद्धांत देखें तो वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस का जज नहीं बन सकता। मैंने आपको वहाँ पर समता और वनता का एग्जाम्पल दिया था। यदि समता अपने केस का जज बन जाए तो ये तो फिर समता के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि समानता कहाँ रह गई? तो समानता क्या है कि ना समता जज बनेगा ना बनता जज बनेगा। जज कौन बनेगा? कोई और बनेगा। तो इसलिए ये जो सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में निहित हैं। Now friends, these principles are very important for the healthy functioning of the society, so they are included in the basic structure of the constitution। यानी कि ये सिद्धांत समाज के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इतने अधिक आवश्यक हैं कि इन सिद्धांतों को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं वो वास्तव में संविधान के मूल ढांचे में शामिल किए गए हैं। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि देश की जो संसद है वो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी इन सिद्धांतों को संविधान से नहीं हटा सकती। ये सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब फ्रेंड्स, दीज प्रिंसिपल्स ट्राई टू ह्यूमनाइज द डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया को मानवीय बनाने का प्रयास करते हैं। मानवीय बनाने के प्रयास से क्या मतलब है? तो जैसे कि यदि हम नैसर्गिक न्याय का पहला सिद्धांत देखें यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल देखें तो वो क्या कहता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित ना किया जाए। तो यदि आप किसी की बात सुने ही नहीं, उसको बिना सुने जबरदस्ती उसको दंडित करें तो वास्तव में ये मानवीय व्यवहार है क्या? ये वास्तव में एक अमानवीय व्यवहार है। ऐसा व्यवहार तो जानवरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, ओके। मानवीय व्यवहार क्या है? मानवीय व्यवहार ये कि आप सबसे पहले उसकी बात सुने, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दें और जब वो अपनी बात रख ले उसके बाद आप निर्णय लें कि वास्तव में वो सही है या गलत है। तो ये जो सिद्धांत हैं वो वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया को मानवीय बनाते हैं, यानी कि मानवीय बनाते हैं, उसको ह्यूमनाइज करते हैं, ओके। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल के बारे में कम से कम 10 लोगों को बताएं जो आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। जैसे कि आज मैंने आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तव में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि समानता का अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे सर समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यदि मैं आपसे कहूं कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा अधिकार क्या है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक मौलिक अधिकार है, यानी कि ये एक फंडामेंटल राइट है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वास्तव में है क्या। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर पोस्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और आंसर दें। और फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद होगा कि वास्तव में है क्या। ओके, तो आप लोग पहले आंसर दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।